राम राम भाई सारा ने। उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे। तो भाई स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में भाई। तो आज की वीडियो भाई आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो मैं करने वाला हूँ अपनी बाइक का रिव्यू। जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं जो भाई उनको पता होगा मेरे पास होंडा CB 350 RS है भाई। पूरा 1 साल हो गया है भाई मेरे को चलाते हुए। 2 फरवरी को ली थी मैंने और आज 9 फरवरी हो गई है। 2 साल से 1 हफ्ता ऊपर ही हो गया है। और आज अपनी बाइक की 3rd सर्विस है। वैसे तो होनी तो 2 तारीख को थी, पर क्या था कि मुझे एक राइड पे जाना था, तो उस वजह से मैंने 1 वीक के लिए एक्सटेंड करवा ली थी सर्विस। लास्ट फ्री सर्विस है भाई ये मेरी तीसरी वाली। इसके बाद फिर लेबर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। हर 6 महीने में या 6000 किलोमीटर पे करवानी होती है भाई। तो अभी सर्विस के लिए ही जा रहा हूँ मैं और 11 बजने वाले हैं भाई। भाई अभी तक मेरी बाइक चल चुकी है 8365 किलोमीटर। तो एक जेन्युइन रिव्यू देने के लिए इतने किलोमीटर बहुत है भाई, इतना बहुत हो जाता है। बाइक में जो भी कमी होती है उन चीज़ों का पता चल जाता है भाई अच्छी तरह से इतना चलाने के बाद। और मेरी ज़्यादातर बाइक पहाड़ों में ही चली है भाई, मैंने लॉन्ग राइड ही की इससे। तो चलो भाई फिर इसका करते हैं रिव्यू स्टार्ट। इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ सही लगा मेरे को। जो मेरे को लगा मैं उतना ही बता पाऊँगा भाई, ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं घुसूँगा। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं भाई। इस बाइक में ना सबसे जो मेन चीज़ है इसका इंजन भाई, बड़ा स्मूथ इंजन है, रिलायबल इंजन है। इंजन बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है भाई इसका। और दूसरा है इस प्रोज है इसका भाई कि हीटिंग इशू नहीं है बाइक में। आप कितनी भी चलाओ, कितनी भी लगातार आप चलाते रहो, आपको ना के बराबर हीट फील होगी। जो माइनर सी हीट फील होगी वो तो भाई इंजन है, आप हल्का फुल्का तो गर्म करेगा ही, तो वो तो फील होगी। वो तो आप कितनी बड़ी बाइक चला लियो फिर उसमें भी फील होगी। तीसरा प्रोज है भाई वाइब्रेशन नहीं है। आप 100 तक की स्पीड पे बाइक को कैसे भी चलाओ, 90-100, कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा भाई आपके, ना पैरों में ना हाथों में, हैंडल बार पे। इसके ऊपर लेके जाओगे जब हल्का फील होने लगेगा, वो भी माइनर है। अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक से इस पे आ रहे हो ना तो मज़ा ही आ जाएगा आपको भाई, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी वाइब्रेशन है वो ना के बराबर ही लगेगा, क्योंकि सबको पता है भाई रॉयल एनफील्ड की बाइक कितना वाइब्रेट करती है। चौथा पॉइंट है भाई इसकी एवरेज। अगर आप 70-80 पे इसको चलाते हो ना भाई, हाईवे पे 70-80 पे अगर हाईवे पे आप इसको चलाते हो तो ये आपको 38 से 40 की एवरेज बिल्कुल प्यार से निकाल के देगी भाई, बिल्कुल प्यार से। 100 की स्पीड तक चलाओगे तो 35 तक निकाल देगी भाई। इससे ऊपर जाओगे तो 30 से 32 की एवरेज देगी। मतलब आपके चलाने के तरीके के ऊपर रहेगी भाई इसकी एवरेज, आप कैसा चलाते हो बाइक को। स्पीड में चलाओगे तो सिंपल सी बात भाई कम देगी। बाकी 80 तक चलाओ आप कैसे भी, 37, 38, 39 तक की एवरेज प्यार से निकालेगी भाई। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि भाई इसका जो टैंक है ना वो 15 लीटर का है भाई, 15 प्लस ही पेट्रोल आ जाता है इसमें। तो आपको बार बार पेट्रोल डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। एक बार फुल कराओ और लगभग 400 से 500 के बीच में चलाओ बाइक को। तो इसके अगले प्रोन्स की बात करते हैं भाई, वो इसकी पोजीशन। जब आप बाइक पे बैठते हो ना तो एकदम कमांडिंग पोजीशन होती है, आपको लगता है कि बाइक फुल आपके कंट्रोल में है भाई, चलाने में बड़ा मज़ा आता है भाई। इसका पोस्चर थोड़ा आगे की तरफ है भाई, मतलब आपको थोड़ा आगे की तरफ बैंड होना पड़ेगा। स्पोर्ट्स बाइक जितना नहीं, बस थोड़ा जो नॉर्मल बाइक आती है उससे थोड़ा ज़्यादा। और अगले प्रोज की बात करूँ तो भाई इसमें फिर इसका जो पीछे वाला टायर है वो 150 mm सेक्शन चौड़ा है भाई, तो उससे इसकी रोड प्रेजेंस 1 नंबर की बन जाती है भाई, बढ़िया चिपक के चलती है रोड से। और जैसे मोड़ आता है आपको थोड़ी लीन करनी है ना तो आराम से कर सकते हो बेफिक्र होके। तो अगला प्रोज इसका ये है भाई कि इसमें ना लॉन्ग गियरिंग है भाई, आपको ना बार बार गियर चेंज नहीं करने पड़ेंगे। एक बार गियर डालने के बाद आपको काफ़ी गैप मिलेगा बाइक को चलाने के लिए। ये नहीं है कि बार बार 3rd, 4th, 5th ऐसा करना है। किसी के लिए कौन भी हो सकता है भाई, क्योंकि अब कई बाइक ऐसी हैं कि 50-60 की स्पीड पे 5th गियर में आ जाती हैं, पर ये नहीं आएगी भाई। 5th गियर में अगर इस बाइक को डालना तो 60 प्लस आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर 60 से नीचे आती है फिर आपको इंजन नॉकिंग करने लग जाता है भाई, तो गियर निकालना पड़ेगा। तो मैं तो 5th गियर इसका 70 प्लस 80 के आसपास डालता हूँ भाई। तो बार बार सिटी में आपको 2nd और 3rd गियर में ही बहुत रहेगा। 3rd गियर तक आप 60-70 तक कैसे चलाओ, इसको फील भी नहीं होगा आपको कि छोटे गियर में बाइक चल रही है। अभी देखो 3rd गियर है और मैं 70 पे चला रहा हूँ बाइक को। बाकी हाईवे पे आप 70 के बाद 5th गियर डालो और आराम से चलाते रहो भाई, तो बार बार आपको अप डाउन गियर इसमें नहीं करना पड़ेगा।
तो इस पॉइंट को आप देख लेना भाई, प्रोज में रखो ये कौन से में। मेरे लिए तो प्रोज है क्योंकि मैं लॉन्ग राइड करता हूँ तो हाईवे पर मज़ा आता है, मुझे बार बार गियर चेंज नहीं करने पड़ते। तो चलो भाई अब इसके कुछ कौन्स की बात करते हैं जो मेरे को नज़र आए इसमें। सबसे पहले तो जो इसके स्टॉक मिरर आते हैं ना भाई, उन मिरर में आपके आधे से ज़्यादा तो उनमें आपके कंधे दिखते रहेंगे, पीछे का आपको बहुत कम दिखेगा। मैंने चेंज करवा रखे हैं इसके, इसमें होंडा शाइन वाले डाल रखे हैं। ये उनसे तो बेटर हैं, जो इसके साथ आते हैं उनसे तो बेटर विजिबिलिटी इनकी पीछे की। तो वो होंडा को थोड़ा और चेंज करना चाहिए। उस मतलब अदर बाइक के आप यूज़ कर सकते हो। दूसरे नंबर का जो कौन सा भाई इसका, वो है इसकी हेडलाइट। वैसे तो LED है पर ये लगा लो ना के बराबर है भाई। स्कूटी भी अगर जा रही है ना तो उसकी तेज़ मिलेगी, इसकी कम है। मैंने इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल करवा रखी है भाई, तो मेरा तो काम चल जाता है। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को इसमें लगा वो है भाई कि अगर कीचड़ आ जाता है ना इसमें, तो पीछे अगर आपका बैग वैग बंधा कुछ, तो पीछे से मड गार्ड नहीं लग रहा टायर के ऊपर, तो पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल वो छींटों से भर जाता है भाई, मिट्टी से। अगर आप मड गार्ड लगवा लोगे तो कुछ बेनिफिट हो जाएगा। बारिश में नहीं तो बाइक बिल्कुल गंदी हो जाती है भाई। और जो अगला कौन सा भाई इसका, वो है इसकी राइडिंग सीट। राइड करने वाली सीट जिस पे बैठ के मैं चला रहा हूँ वो तो फिर भी ठीक है भाई, आप चला सकते हो। पर जो इसकी पिलियन सीट है ना भाई, बिल्कुल पत्थर है। 30, 40, 50 किलोमीटर बाद ही पिलियन आपका परेशान होने लग जाता है भाई। मैंने लगभग जो राइड की है वो पिलियन को बैठा की हैं, बड़ी परेशानी हुई है भाई उनको। जो ड्राइवर वाली सीट है वो फिर भी ठीक है, उस पर आप चला सकते हो। बाकी लॉन्ग राइड के लिए मैं जेल सीट यूज़ करता हूँ भाई। और वो कोई भी बाइक होगी लॉन्ग राइड वाला जेल सीट यूज़ करता ही होगा भाई, क्योंकि सीट इनकी ऐसी ही आती है, मॉडिफाई आपको करवानी पड़ेगी। पर बाइक लेने से पहले सबसे मेन चीज़ होती है बाइक का इंजन। भाई इसका इंजन बड़ा स्मूथ है भाई, रिलायबल है, बढ़िया चलती है भाई। बाइक 8,500 के समथिंग चला दी मैंने, मेरे को कोई किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आया हुआ बाइक में, तो उसमें 10 ऑफ 10 है भाई। और हाँ, इसकी ब्रेकिंग भाई, जो आगे वाले ब्रेक हैं वे तो 10 ऑफ 10 नंबर भाई। बिल्कुल बस इशारा हा करना है आपको उंगली से और बाइक वहीं रुक जाएगी भाई। बढ़िया, मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स है। पर जो पिछले ब्रेक है ना, वे जो नॉर्मल बाइक होती है ना ड्रम ब्रेक वाली है, वैसा है भाई। ये लगा लो 70% मैं अगले यूज़ करता हूँ फ्रंट ब्रेक, और 30% पीछे वाली। मतलब वो काम ही इतना करते हैं, 30% करते हैं। आप कितना भी दबा लो बाइक रुकेगी नहीं, बस धीरे कर देगा वो। आपको फ्रंट ब्रेक की हेल्प लेनी ही पड़ेगी भाई। तो आगे वाले ब्रेक 1 नंबर के हैं और पीछे वाले एवरेज ही हैं भाई। और बाकी बचा अभी इसका सस्पेंशन भाई। तो भाई फ्रंट वाला थोड़ा हार्ड लगता है मेरे को, क्योंकि एक तो ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है भाई। आप लॉन्ग राइड तो भले ही कितनी भी लंबी करो कोई दिक्कत नहीं, पर ऑफ रोडिंग जब हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग आती है ना, तो थोड़ा हार्ड फील होता है ये, क्योंकि ये कोई ऑफ रोड बाइक नहीं है भाई, ये सिटी यूज़ के लिए है। मतलब उसको मैं एवरेज दूंगा, एवरेज है वे, इसके जो सस्पेंशन है एवरेज है वे। बाकी मैं सभी को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा भाई, अगर आप बाइक लेने जा रहे हो, पैसा आपका है, अपनी पसंद की लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर एक बार इस बाइक की टेस्ट राइड ज़रूर लेके आना भाई। आपको चलाने में मज़ा ना आए ना तो बताना भाई। मैंने बाइक लेने से पहले हंटर देखी थी भाई, टेस्ट ड्राइव नहीं ली, बस वैसे ही बैठ के देखा था। एक फ्रेंड की थी, वो मेरे को बहुत छोटी लगी मेरी हाइट के हिसाब, मेरी 5'10" हाइट है, तो उस हिसाब से मेरे को वो छोटी लगी थोड़ी। और ये बाइक पूरी बड़ी है भाई उसके सामने, ये बहुत बड़ी है। उससे ये 25-30 हज़ार महंगी भी है भाई, वो 2 लाख के समथिंग आती है GST कटने के बाद, और ये शायद 2.35 के समथिंग है। बाकी इसमें फ़ीचर बहुत बढ़िया भाई, फुल LED सेटअप है, ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है भाई, और स्लीपर क्लच है। अब तो शायद हंटर में भी आने लग गया। तो मैंने जब बाइक लेने का प्लान बनाया तो मेरी सबसे पहले मेरे हंटर थी मेरे दिमाग में, तो वो लगी मेरे को छोटी, तो उसका प्लान कर दिया मैंने कैंसिल। क्योंकि मेरे को कुछ ऐसी बाइक चाहिए थी जो मैं लॉन्ग राइड में भी यूज़ कर सकूँ, हीटिंग इशू ना करे, और फिर बढ़िया इंजन हो। तो मेरे सामने फिर ऑप्शन आया होंडा का, और मैंने रॉयल इनफील्ड की बाइक का भी प्लान बनाया था इस हंटर से, दूसरी स्क्रैम 440। उस टाइम वो नई लॉन्च हुई थी भाई बिल्कुल। पर उससे पहले मैं इसको देखने चला गया भाई,
तो भाई ये देखते ही मेरे को पसंद आ गई, मैं फिर स्क्रैम 440 को देखने ही नहीं गया, क्योंकि मेरे को ऐसी बाइक चाहिए थी। वो थोड़ी है ऑफ रोडर टाइप बाइक है, लुक बढ़िया है। बाकी नॉर्मल सिटी में आप यूज करोगे ना तो उसका लुक पहाड़ों में अच्छा लगता है, मतलब ऑफ रोडिंग टाइप पे आप पूरा ग्रुप जा रहा है तो ऑफ रोडिंग बाइक के लिए वो बेस्ट बाइक है भाई। पर अगर सिटी यूज के लिए वो अजीब सी लगती है थोड़ा। और इसका क्लासिक प्लस रेट्रो लुक है भाई, एक नंबर का लुक है बाइक का। तो ये मेरे को देखती पसंद आएगी, तो मैंने फिर स्क्रैम 440 भी कैंसिल कर दी और इस बाइक को मैंने परचेज कर लिया। उस टाइम ये 2.5 लाख रुपए की समथिंग आई थी भाई। अब GST कटने के बाद 230-35 के समथिंग आती है। देखो एक तो वो लोग होते हैं भाई जिसको लेनी रॉयल इनफील्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके लो भाई, आपके पैसे हैं। बाकी एक लोग होते हैं भाई बिल्कुल जांच परख के चीज़ को लेते हैं, तो वो भाई इस बाइक को ज़रूर ट्राई करके आना भाई, एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव ले लेना। बाकी आज अपनी बाइक की 3rd सर्विस है भाई, ये 2 फरवरी को होनी थी। बाकी मैं अभी 9 फरवरी को जा रहा हूँ करवाने, क्योंकि इसके टाइम तो पूरा हो गया था सर्विस का, पर किलोमीटर पूरे नहीं हुए थे, तो मैंने एक फिर लॉन्ग राइड कर दी ओली के लिए। आप वो लोग देख सकते हो, मेरा जाके मिल जाएगा आपको। 1100 किलोमीटर चला के आया भाई, बड़ा मज़ा आया बाइक को चला के। इसने 32 के समथिंग मेरे को एवरेज दी, क्योंकि आधे से ज़्यादा ये पहाड़ों में चली है भाई। तो पहाड़ों में अगर 32 की एवरेज आपको बाइक दे रही है और क्या चाहिए भाई। हाँ एक चीज़ और बताता हूँ भाई, इसका जो साउंड है ना, इसका नेचुरल साउंड इतना ज़बरदस्त है कि आपको इसका साइलेंसर बदलवाने की ज़रूरत नहीं है भाई, इतना ज़बरदस्त साउंड निकालती है। शुरू में स्टार्ट होगी ना, उसके 15-20 मिनट बाद धीरे धीरे जैसे इंजन गर्म होगा साउंड बढ़िया निकलना लग जाएगा। शुरू में थोड़ा अलग सा साउंड रहता है इसका, उस टाइम RPM थोड़े ज़्यादा रहते हैं, फिर धीरे धीरे जब इंजन सही सेट हो जाता है जब साउंड बहुत अच्छा निकालती है भाई, ना किसी कानों को दिक्कत देता है और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है भाई। तो इसको भी आप इसके रोज में रख सकते हो। तो जितना मेरे को फील हुआ वो चीज़ मैंने बता दी आपको। तो भाई कोई चीज़ छूट गई हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूँगा इस बाइक के बारे में। अब बात करते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में भाई। तो फर्स्ट सर्विस मेरी 1600 रुपये के समथिंग हुई थी भाई। उसमें नॉर्मल सर्विस थी, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, बस यही था, वॉशिंग करके दे दी थी। सेकंड सर्विस भी सेम इसी प्राइस में हुई भाई। आज होने वाली है अपनी बाइक की 3rd सर्विस। तो देखते हैं क्या कुछ कॉस्टिंग आती है भाई। बाकी अभी इसके ना शोरूम बहुत कम है भाई। अब मेरे को भी 35 किलोमीटर दूर आना पड़ता है घर से सर्विस करवाने के लिए। ये तो खैर इतना ज़्यादा दूर भी नहीं मानता मैं। अब हरियाणा में इसका जैसे गुड़गांव में है, फिर रोहतक में भी नहीं है, ना ही बहादुरगढ़ में है भाई शोरूम इसका। और इसकी सर्विस भी इसकी शोरूम पे ही होती है भाई, जो होंडा बिग विंग के नाम से जो शोरूम है ना, उन्हीं पे इसकी सर्विस होती। गुड़गांव के ट्रैफिक में यार बहुत टाइम लग जाता है। बस अब तो पहुंच ही गए। अब यहाँ देखो कितना टाइम लगेगा भाई। बाकी अंदर यार कैमरा अलाउड नहीं है, तो वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको वहाँ भी। ये मेरे लेफ़्ट हैंड को है भाई, यहाँ से बाइक परचेज करी थी मैंने, शोरूम इनका। और इसके पीछे इनका सर्विस सेंटर है। लो भाई पहुँच गए हैं। अभी देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है। तो भाई बाइक की सर्विस हो गई है अपनी, और इस सर्विस की कॉस्ट अपनी आई है 2000 रुपये भाई। पर मैंने क्या किया कि मैंने होंडा की AMC परचेज कर ली भाई, जिसका प्राइस था 9696 रुपये। उसमें इस सर्विस को मिला के मेरे को टोटल 4 सर्विस मिलेंगी। मतलब ये तो मेरी हो गई 2000 रुपये मेरे को देने नहीं पड़े, ये AMC में ही काउंट हो गई। नहीं तो जो ऑयल डला है या जो भी पार्ट यूज हुए हैं उनके 2000 रुपये बन रहे थे। तो अभी मैंने 1 भी रुपये नहीं दिए, सिर्फ 9696 पे किए हैं। इस सर्विस के अलावा मेरे पास 3 फ्री सर्विस और बची हैं भाई। मतलब नॉर्मल जो सर्विस होगी ना उसमें मेरे को 1 भी रुपये नहीं देना। और अगर कोई पार्ट नया डल रहा है बाइक में तो उस पर 20% का डिस्काउंट रहेगा। और लेबर, उस पार्ट को डालने में जो लेबर यूज होगी उस पर 10% का डिस्काउंट रहेगा भाई। तो ये लगा लो, ये एक सर्विस ये फ्री में ही काउंट होगी मेरी, नहीं तो 2000 रुपये देने पड़ते हैं। अब 3 सर्विस और करवा सकता हूँ मैं। वही है इनका टाइम टेबल 6 महीने या 6000 किलोमीटर। तो ठीक है यार, अभी 3 साल की तो बाइक की वारंटी कंपनी की तरफ से आती है, तो अभी बाहर सर्विस करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी यार पूरे 4.5 घंटे लग गए, क्योंकि एक तो मैं वैसे ही लेट हो गया था, दूसरा फिर इनका बीच में लंच भी आ गया, आधा घंटा उसमें गया।
फिर बाइक भी ज़्यादा थी यार, सोच के तो ये कहा था कि मंडे है कम भीड़ मिलेगी, पर बहुत बाइक आई हुई थी भाई। तो ठीक है भाई, आधा पौन घंटा और लगेगा मेरे को घर जाने में। बाकी बाइक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है जो मेरी नॉलेज में था। बाकी एक बात और है भाई, इसकी जितनी भी इस बाइक की जान है ना, वो इसके 4th गियर में है भाई। 5th गियर बस क्रूजिंग के लिए है, आप लगाओ और 90-100 चलाते रहो, उसमें बाइक स्पीड नहीं पकड़ेगी, धीरे धीरे जाएगी बिल्कुल। अगर आपको इसकी टॉप स्पीड चेक करनी है तो आपको 4th गियर में लगा के और इसको भगाओ, फिर उसमें ये अपनी टॉप स्पीड पे आएगी। 5th गियर सिर्फ क्रूजिंग के लिए है भाई, हाईवे हो तो लगाओ 5th गियर और अपने आराम से चलाते रहो, बढ़िया एवरेज निकाल देगी, वाइब्रेशन नहीं रहेगी बाइक में, 100 तक आराम से चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से मैं घर पहुंचता हूं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं मैं। बाकी कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सभी भाइयों को हर हर महादेव।